Hello students, welcome to all of you today. Today we will discuss the explanations with reference to context of the lines of a very beautiful sonnet titled as Death Be Not Proud, composed by none other than John Donne, one of the leading figures in the metaphysical poets group of 17th century in English literature. This sonnet is very famous by the name of Holy Sonnet 10 as it appears in a series of 19 holy sonnets named as Divine Meditations or Divine Sonnets or Holy Sonnets, which is written by John Donne about faith and God. Dear students, in our last session we have discussed this sonnet line by line in details. If you have missed that session, then go to the link given above and grasp it in details. This is Vijendra Singh, welcomes all of you to your own YouTube channel, Singh Vijendra, Assistant Professor. So let's start our today's session. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इस सोनेट की डिटेल एनालिसिस के दौरान डिस्कस किया था, जॉन डन ने इस सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट के पैटर्न को कॉम्बाइन करके लिखा हुआ है। यानी यदि हम इस सोनेट की स्ट्रक्चर और डिवीजन की बात करते हैं तो ये सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट के पैटर्न को फॉलो करता है। यानी इस सोनेट में 4 लाइनों की 3 क्वार्टर्स हैं और 2 लाइन का एक कपलेट है। यदि हम इस सोनेट की राइम स्कीम की बात करते हैं तो ये पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम को फॉलो करता है। यानी इस सोनेट की राइम स्कीम ऑक्टेव एंड सेस्टेट 2 पार्ट में डिवाइड की हुई है। तो इस सोनेट का जो सबसे पहला क्वार्टन है वो है Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so, for those whom thou thinkest thou dost overthrown, die not poor death, nor yet canst thou kill me. Dear students, इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन करने से पहले आइए सबसे पहले हम इन लाइनों का अर्थ जान लेते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड, यहाँ जॉन डन डेथ को कैपिटलाइज कर एक प्रॉपर नाउन के तौर पे लिखते हैं, मानो वो किसी व्यक्ति का नाम हो। यानी जॉन डन डेथ को पर्सनिफाइड कर उसको एड्रेस करते हुए कहते हैं डेथ की हे मृत्यु बी नॉट प्राउड, घमंडी मत बनो, यानी अभिमान मत करो। दो यद्यपि सम कुछ व्यक्ति हैव कॉल्ड बुलाते हैं दी तुम्हें, माइटी शक्तिशाली, एंड ड्रेडफुल डरा देने वाली। यद्यपि कुछ व्यक्ति तुम्हें शक्तिशाली और डरा देने वाले मानते हैं, फिर भी अभिमान मत करो। क्यों? क्योंकि दाउ आर्ट नॉट सो, तुम इस तरह की कुछ भी नहीं हो। फॉर दोज, उन व्यक्तियों के लिए वोम जिनके बारे में दाउ थिंकस्ट, तुम सोचती हो, दाउ डस्ट ओवरथ्रोन, ओवरथ्रोन मीन्स डिफीट करना, हरा देना, जिनके बारे में तुम सोचती हो कि तुमने उनको हरा दिया। डाई नॉट, वो मरे नहीं हैं। यानी जिन व्यक्तियों के बारे में तुम सोचती हो कि तुमने उनको मार दिया और हरा दिया और तुम जीत गई, वो वास्तव में मरे नहीं हैं। पुअर डेथ, हे बेचारी मृत्यु, नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, और यहाँ तक कि तुम मुझे भी नहीं मार सकती। यानी तुम इतनी पावरफुल नहीं हो कि तुम लोगों को मार सको, और यहाँ तक कि तुम मुझे भी नहीं मार सकती। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन का जो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं वो होता है रेफरेंस का, जिसमें हम ये बताते हैं कि ये लाइनें या ये टेक्स्ट या ये क्वार्टन कौन से पोएम या सोनेट से लिया गया है, और उस पोएम और उस सोनेट के पोइट कौन है, और उस सोनेट के बारे में यदि कोई एडिशनल डिटेल हमारे पास हो तो उसको भी हम रेफरेंस में लिख देते हैं। उसके बाद उस पोएम या उस सोनेट की जो मेन थीम होती है उसको भी ब्रीफ कर हम रेफरेंस में लिख देते हैं। तो इन लाइनों की रेफरेंस हम कैसे लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो इन लाइनों की रेफरेंस लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऑक्टेव पार्ट ऑफ द सोनेट इंटाइटल्ड डेथ बी नॉट प्राउड रिटन बाय जॉन डन। तो हमने बता दिया कि ये लाइनें जॉन डन द्वारा रचित सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड के ऑक्टेव पार्ट से ली गई है। उसके बाद इस सोनेट की जो एडिशनल डिटेल है उसको भी हम रेफरेंस में लिख देते हैं। जैसे This poem is the 10th sonnet in a series of 19 holy sonnets called Divine Meditations, which is written by Donne about faith and God. यानी ये सोनेट जॉन डन द्वारा रचित 19 होली सोनेट्स की सीरीज डिवाइन मेडिटेशन में 10वें नंबर का है, जिसको डन ने फेथ और गॉड के बारे में लिखा है। और इस सोनेट की जो मेन थीम है उसको भी हम ब्रीफ कर रेफरेंस में लिख देते हैं। जैसे इन दिस पोएम द पोइट क्रिएट्स ए पर्सनिफाइड वर्जन ऑफ डेथ बाय टॉकिंग डायरेक्टली टू हिम। यानी इस सोनेट के अंदर कवि मृत्यु का मानवीकृत रूप बनाते हैं, उससे सीधे तौर पर बात कर। उसके बाद लिखेंगे जैसे ही पेंट्स ए पिक्चर ऑफ डेथ एज एन एरोगेंट बीइंग एंड वन हु नीड्स टू बी हम्बल। कवि मृत्यु की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि मानो वो कोई घमंडी व्यक्ति हो और जिसको विनम्र होना चाहिए। इस तरह से इन लाइनों की हम रेफरेंस लिखेंगे। अगला जो पॉइंट हम लिखेंगे वो होगा कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट में हम ये लिखते हैं कि ये लाइनें किस संदर्भ में ली गई है। तो इन लाइनों का जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो होगा, हियर द पोइट डायरेक्टली एड्रेस्ड
the personified figure of death, which the poet proceeded to mock, declaring that death cannot yet kill him. यानी कवि मृत्यु के मानवीकृत रूप की यह कहकर मजाक बनाता है कि मृत्यु उसको नहीं मार सकती। आइए अब हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम पहली लाइन से शुरू कर अंतिम लाइन तक सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो इन लाइनों की जो एक्सप्लेनेशन होगी उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज टू डेथ नॉट टू बी सो प्राउड even though for generations people have feared death and called him mighty and dreadful। यानी इन दिस लाइन्स, इन लाइनों में द पोएट सेज टू डेथ, कभी मृत्यु से कहता है नॉट टू बी सो प्राउड, कि इतना घमंडी मत बनो, इवन दो, यद्यपि फॉर जनरेशंस पीपल, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हैव फियर डेथ, मृत्यु से डरते आ रहे हैं, एंड कोल्ड हिम, और उसको बुलाते हैं या कहते हैं माइटी एंड ड्रेडफुल, शक्तिशाली और डरावना। बट अकॉर्डिंग टू पोएट डेथ इज़ नाइदर पावरफुल नॉट टेरिबल, लेकिन कवि के हिसाब से मृत्यु ना तो शक्तिशाली है और ना ही वो डरावनी है। द आइडिया दैट death has the power to overthrow lives is simply an illusion and that he has no such power at all। इस तरह का विचार कि मृत्यु जिंदगियों को जीत लेती है वो मात्र एक भ्रांति है और उसके पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं है। Then to further humiliate death, the poet calls him poor death। आगे कवि मृत्यु को अपमानित करने के लिए उसको बेचारी मृत्यु कहता है। It sounds almost as if the poet is making fun of death। ये ऐसा प्रतीत होता है मानो कि कवि मृत्यु का मजाक बना रहा हो। Then he addresses death in a more personal manner, challenging him by saying that death does not have power to kill him as he believes in the eternity of the soul। आगे कवि मृत्यु को और भी अधिक पर्सनल तरीके से एड्रेस करते हुए उसको ये कहकर चैलेंज देता है कि मृत्यु के पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं है कि वो उसको मार सके, क्योंकि वो आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। इस प्रकार से हम इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। जो एक्सप्लेनेशन का अंतिम पॉइंट होता है वो होता है क्रिटिकल नोट या क्रिटिकल कमेंट का, जिसमें यदि इन लाइनों में कोई लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है तो उसको लिख सकते हैं हम, या कोई हार्ड वर्ड इन लाइनों में यूज़ किया गया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, या पोएम के बारे में या सोनेट के बारे में कोई एडिशनल डिटेल हमारे पास हो जो इन लाइनों से कोरिलेट करती हो तो उसको भी हम क्रिटिकल नोट में लिख सकते हैं। तो इन लाइनों का या इस क्वाड्रेंट का जो क्रिटिकल नोट हम लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे। द फिगर ऑफ स्पीच नेम्ड पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड इन द लाइन डेथ बी नॉट प्राउड। जैसा कि हमने बताया था कि डेथ को जॉन डन कैपिटलाइज करके लिखते हैं मानो वो किसी व्यक्ति का नाम हो, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। द फिगर ऑफ स्पीच नेम्ड मेटाफर इज यूज्ड इन द लाइन डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ बी नॉट प्राउड में मेटाफर का यूज़ किया गया है। तो जैसा कि मेटाफर की क्वालिटी होती है कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट पर कैरिड ओवर कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है, उसी प्रकार से जो प्राउड मैन की क्वालिटीज़ हैं उसको डेथ के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो डेथ को प्राउड मैन से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया गया है। अगला जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है इन लाइनों में वो है The figure of speech named alliteration is used in the line for those whom thou thinkest thou dost overthrown। तो इन लाइनों में alliteration का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर th बार बार रिपीट होकर आ रहा है, तो यहाँ पे alliteration का यूज़ है। इस सोनेट का जो अगला क्वाड्रेंट है उसको हम एक्सप्लेनेशन के लिए ले लेते हैं। वो क्वाड्रेंट है फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो एंड सोनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो रेस्ट ऑफ देयर बॉन्स एंड शोल्स डिलीवरी। तो आइए सबसे पहले हम इन लाइनों का अर्थ जान लेते हैं। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, आराम से और नींद से, विच बट दाई पिक्चर्स भी, जो केवल तुम्हारी नकल है, तुम्हारी इमिटेशन है, मच प्लेजर, उनसे बहुत अधिक आनंद मिलता है, देन फ्रॉम दी, तो तब तुमसे जो मिलने वाला आनंद है, मच मोर, वो तो बहुत अधिक होगा, मस्ट फ्लो, और वो लंबे समय तक चलेगा, यानी वो चिरस्थायी होगा, एंड सुनेस्ट, और शीघ्र ही, अवर बेस्ट मैन, हमारे जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, विद दी, तुम्हारे साथ डूगो, वो चले जाते हैं, रेस्ट ऑफ देयर बॉन्स, अपने शरीर को आराम देने के लिए, एंड सोल्स डिलीवरी, और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए। यानी आराम और नींद जो केवल तुम्हारी
प्रतिकृतियां हैं उनसे हमें बहुत अधिक आनंद मिलता है। तो तुमसे यानी ओरिजिनल चीज़ से तो हमें बहुत अधिक आनंद मिलेगा जो लंबे समय तक चलेगा। इसी वजह से हमारे जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो तुम्हारे साथ बहुत जल्दी चले जाते हैं अपने शरीर को आराम देने के लिए और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए। तो इन लाइनों की जो रेफरेंस होगी वो सेम रहेगी जो हमने पिछले क्वार्टरन की रेफरेंस में लिखी थी। तो इस क्वार्टरन के कॉन्टेक्स्ट को हम इस प्रकार से लिखेंगे। हियर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज थॉट दैट डेथ इज जस्ट लाइक रेस्ट एंड स्लीप विच गिव्स प्लेजर। यानी कवि अपने उन विचारों को यहाँ प्रकट करते हैं कि मृत्यु मात्र आराम और नींद की तरह है जो आनंद देती है। आइए अब हम इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। इन दिस लाइन्स द पोएट कंपेयर्स डेथ टू रेस्ट एंड स्लीप एंड इवन यूजेस द वर्ड प्लेजर टू डिस्क्राइब हाउ वन शुड फील अबाउट डेथ। इन लाइनों में कवि मृत्यु को आराम और नींद से कंपेयर करते हैं और यहाँ तक कि प्लेजर शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि एक व्यक्ति को मृत्यु के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। Just as a restful night of sleep brings pleasure, so should death. The poet implies that sleep is simply a small glimpse of death. यानी जिस प्रकार से नींद की एक आरामदेह रात आनंद देती है उसी प्रकार से मृत्यु भी आनंद देती है। कवि नींद को मृत्यु की एक छोटी सी झलक मानते हैं। Thus there is nothing to fear in death. इसी वजह से मृत्यु से किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। Next, the poet says that the best man seems to experience death the soonest, to rest their bodies and to release their souls. आगे कवि कहता है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु का शीघ्र एक्सपीरियंस करते हैं अपने शरीर को आराम देने के लिए और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए। इस प्रकार से हम इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। उसके बाद जो अंतिम पॉइंट होता है क्रिटिकल नोट उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। द फिगर ऑफ स्पीच नेम्ड एलिटेशन इज यूज्ड इन द लाइन मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। तो यहाँ पे एम साउंड बार बार रिपीट होकर आ रही है तो यहाँ पे एलिटेशन का यूज़ है। द फिगर ऑफ स्पीच नेम्ड एसोनेंस इज यूज्ड इन द लाइन एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो। तो यहाँ पे वोल ई रिपीट होकर आ रहा है तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज़ है। द फिगर ऑफ स्पीच नेम्ड सिनेक डकी इज यूज्ड इन द वर्ड बॉन्स। तो सिनेक डकी इस तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कोई पार्ट वॉल को रिप्रेजेंट करता है, वॉल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बॉन्स पूरी ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ पे सिनेक डकी का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से हम इन लाइनों का क्रिटिकल नोट लिख देते हैं। आइए अब हम इस सोनेट के अंतिम क्वार्टरन को और कपलेट को एक साथ ले लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वार्टरन और कपलेट है वो है दाउ आर्ट स्लेव टू फेट चांस किंग्स एंड डेस्परेट मैन एंड डस्ट विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल एंड पोपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल एंड बेटर देन दाई स्टॉक वाइल स्वेल्स दाउ देन वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर डेथ दाउ शैल डाई। इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन करने से पहले इन लाइनों का अर्थ जान लेते हैं। दाउ आर्ट स्लेव, दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर, स्लेव मीन्स सर्वेंट। तो यू आर सर्वेंट यानी तुम नौकर हो किसकी? फेट यानी डेस्टिनी की, भाग्य की, चांस यानी एक्सीडेंट्स की यानी दुर्घटनाओं की, किंग्स यानी राजाओं की, एंड डेस्परेट मैन यानी जो निराश और हताश व्यक्ति होते हैं उनकी। यानी तुम केवल नौकर हो या दास हो किसकी? भाग्य की, दुर्घटनाओं की, राजाओं की और निराश और हताश व्यक्तियों की। एंड डस्ट विद पॉइजन और जहर के साथ में, वार युद्ध के साथ में, एंड सिकनेस और बीमारी के साथ में ड्वेल तुम निवास करती हो। एंड पॉपी और अफीम एंड चार्म्स और जादू टोने कैन मेक अस स्लीप वो भी हमें सुला देते हैं वेल बहुत अच्छे से, एंड बेटर देन द स्ट्रोक और उनका जो आघात होता है वो तुम्हारे आघात से ज़्यादा बेटर होता है। यानी अफीम और जादू टोने तुमसे ज़्यादा अच्छी नींद हमें दिला देते हैं। वाइस वेल्स दाउ देन तो तुम फुली क्यों समा रही हो यानी तुम्हें किस बात का घमंड है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट एक छोटी नींद बीत जाने के बाद विवेक इटर्नली हम अनंत काल तक जागेंगे। यानी यहाँ कभी डे ऑफ जजमेंट की बात कर रहा है। एंड डेथ शैल बी नो मोर और तब मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। डेथ ही मृत्यु, दाउ शैल डाई तुम्हारी स्वयं की मृत्यु हो जाएगी। इन लाइनों का रेफरेंस सेम रहेगा जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हमने की थी उसका था।
इन लाइनों का जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। हियर द पोइट कॉल्स डेथ ओनली ए स्लेव टू फेट और चांस एंड इन इटसेल्फ हैज़ नो विल। यानी कवि इन लाइनों में मृत्यु को केवल नौकर बताता है भाग्य की और दुर्घटनाओं की, जिसकी स्वयं में कोई इच्छा नहीं होती। आइए अब हम इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। इन दिस लाइन्स द पोइट कॉल्स डेथ ए स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन। यानी इन लाइनों में कवि मृत्यु को भाग्य की, दुर्घटना की, राजाओं की और निराश और हताश व्यक्ति की दास कहता है। ही टेल्स डेथ दैट ही इज़ नॉट माइटी एंड ड्रेडफुल बट रेदर ए पुअर स्लेव हु कैन नॉट इवन एक्ट ऑन हिज ओन बट इज़ ड्रिवन बाय फेट एंड चांस। यानी कवि मृत्यु से कहता है कि वो कोई शक्तिशाली और डरावनी नहीं है, बल्कि वो केवल गरीब दास है जो अपने स्वयं की इच्छा से कार्य भी नहीं कर सकती और जिसको भाग्य और दुर्घटना के द्वारा चलाया जाता है या उसके द्वारा आदेशित या निर्देशित किया जाता है। He then accuses death of having lovely companions such as poison, war and sickness। यानी कवि पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि उसके कंपेनियंस, उसके साथी निम्न स्तर के हैं, जैसे जहर, युद्ध और बीमारी। Next, he says that opium and magic are also better means of bringing about death than the strokes of death itself। यानी कभी आगे कहता है कि अफीम और जादू मृत्यु से भी अच्छे मृत्यु लाने के माध्यम हैं। Then why should death be puffed up with its pride? तो मृत्यु अपने गर्व से फूली क्यों समाती है। और अंत में हम कपलेट की एक्सप्लेनेशन को इस प्रकार से लिखेंगे। लास्टली द पोइट टोल्ड डेथ दैट ही विल एक्सपीरियंस द एंड ऑफ हिमसेल्फ व्हेन ऑल वेक इन इटर्निटी आफ्टर ए शॉर्ट स्लीप ऑफ डेथ एंड डेथ विल बी नो मोर देयर एज इट इज़ द डेथ विच इटसेल्फ डाइज। यानी अंत में कवि मृत्यु से कहता है कि दैट ही विल एक्सपीरियंस द एंड ऑफ हिमसेल्फ, कि वो अपने स्वयं का अंत का अनुभव करेगी। व्हेन ऑल वेक इन इटर्निटी, जब सब अनंत काल में जाग जाएंगे। आफ्टर ए शॉर्ट स्लीप ऑफ डेथ, मृत्यु की उस छोटी सी नींद के बाद में। एंड डेथ विल बी नो मोर देयर, तब मृत्यु का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इट इज़ द डेथ, वो मृत्यु होगी, विच इट सेल्फ डाई, जिसकी स्वयं की मृत्यु हो जाएगी। आइए अब हम इन लाइनों का क्रिटिकल नोट या क्रिटिकल कमेंट लिखते हैं। विवेक इटर्नली इज स्टैंड फॉर द डे ऑफ जजमेंट। विवेक इटर्नली डे ऑफ जजमेंट के लिए आया है। डियर स्टूडेंट्स, डे ऑफ जजमेंट बाइबल की न्यू टेस्टामेंट में इस तरीके से लिखा गया है कि जब समय का अंत हो जाएगा उस दिन धरती और आकाश बहुत ज़ोर से आवाज़ करेंगे और उस दिन सारे मरे हुए व्यक्ति अपनी ग्रेव से यानी अपनी कब्रों से बाहर आएंगे और जीसस क्राइस्ट आकर उनको उनके कर्मों के हिसाब से जजमेंट करेंगे। The figure of speech named metaphor is used in the line thou art slave to। यहाँ पर मृत्यु को स्लेव से कंपेयर किया गया है, या जो स्लेव की क्वालिटीज़ हैं उसको मृत्यु पर अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे मेटाफर लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया हुआ है। The figure of speech named assonance is used in the line thou art slave to fate, chance, kings and desperate man। तो यहाँ पे ए वोल्ड रिपीट होकर आ रहा है, तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज़ देखने को मिलता है। लिटरेरी डिवाइस नेम्ड पैराडॉक्स इज यूज्ड इन द लाइन डेथ दाउ शैल डाई। पैराडॉक्स इस तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें दो विरोधाभास चीज़ें जो शुरू में देखने पर बेतुकी सी प्रतीत होती है, लेकिन जब हम उनको गहराई से सोचते हैं तो कोई वैलिड मीनिंग लिए होती है। तो यहाँ पे मृत्यु की ही मृत्यु हो रही है, तो यहाँ पे दो विरोधाभास चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पे पैराडॉक्स का यूज़ है। लिटरेरी डिवाइस named rhetorical question is used in the line why swearest thou then। rhetorical question इस तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती। तो यहाँ कभी मृत्यु से कह तो रहे हैं कि तुम फूली क्यों समा रही हो, उससे पूछ रहे हैं, लेकिन वो उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं करते कि मृत्यु कोई उत्तर देगी भी या नहीं। तो यहाँ पे rhetorical question का यूज़ किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि इस सोनेट के रिगार्डिंग या एक्सप्लेनेशंस के रिगार्डिंग यदि आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल सिंह विजेंद्र असिस्टेंट प्रोफेसर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।